हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं ब्रायोफाइटा का एक और स्पीसीज फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया सबसे ज़्यादा अच्छे से स्टडी किया गया एक ब्रायोफाइट प्लांट है। तो वही यहाँ पे लिखा है पहला पॉइंट कि फ्यूनेरिया इज़ द मोस्ट कॉमनली नोन मास। इसके पहले आपने जो पढ़ा है रिक्सिया, मार्केंसिया, ये सब लिवर वर्ट में थे। एंथोसिरास आपने पढ़ा, वो हार्न वर्ट के अंतर्गत आता था। और यहाँ पर जो फ्यूनेरिया है ये मासेज के अंतर्गत आता है। तो यहाँ फ्यूनेरिया से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन यही बन सकता है कि किस ब्रायोफाइटा का सबसे वेल स्टडी किया गया है। तो यहाँ से उसका जवाब हो जाएगा फ्यूनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। इसकी लगभग 117 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। इनमें से 18 प्रजातियां भारत में मौजूद हैं। ये लगभग में प्रजातियां लिखी हैं। फिर यहाँ पर लिखा है दे प्रीफर टू ग्रो इन एल्कलाइन सॉयल। ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्यूनेरिया का प्लांट होता है, जहाँ पर क्षारीय मृदा पाई जाती है वहाँ पर ये प्लांट उगना पसंद करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि फ्यूनेरिया का प्लांट किस प्रकार के मिट्टी में पाया जाता है, वहाँ पर अम्लीय क्षारीय करके विकल्प देगा। तो यहाँ से आपको जवाब देना है कि एल्कलाइन सॉइल में उगता है फ्यूनेरिया का प्लांट। इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। अगर प्लांट को यहाँ पर देखें हम फ्यूनेरिया के प्लांट को, तो इसका प्लांट कुछ इस तरीके से दिखता है। नीचे यहाँ पर राइजॉइड की तरह संरचनाएं होती हैं और इसकी जो पत्तियाँ होती हैं इस प्रकार से यहाँ पर अरेंज होती हैं। यहाँ पर ब्रांचिंग भी होती है इस प्रकार से। तो ये फ्यूनेरिया का प्लांट है। इसमें पत्तियां स्पाइरली अरेंज होकर के एक एक्सिस बना लेती हैं और नीचे यहाँ पर जड़ के स्थान पर राइजॉइड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन, ये मेन प्लांट बॉडी है तो इसका मेन प्लांट बॉडी जो होता है वो गैमेटोफिटिक होता है। ब्रायोफाइटा में जितने भी स्पीसीज हैं, ब्रायोफाइटा में सभी की प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक ही होती है, मेन प्लांट बॉडी। इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला है लीफ एक्सिस, पत्ती का बना हुआ जो एक्सिस होता है ये यहाँ पर देखिए 1 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। वही यहाँ पे लिखा है कि लीफ एक्सिस 1 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ब्रांच्ड होता है। इसका राइजॉइड्स एराइजेज फ्रॉम द बेसल सेल्स ऑफ एक्सिस। यहाँ पर जो एक्सिस की बेसल सेल होती है वहीं से इसके राइजॉइड्स निकलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइजॉइड्स कहाँ से निकलते हैं, तो एक्सिस के बेसल सेल से इसके राइजॉइड्स निकलते हैं। यहाँ पर देखिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये इसके राइजॉइड को लेकर बनता है, क्योंकि इसके पहले आपने जो भी राइजॉइड पढ़ा है सभी में राइजॉइड सिंगुलर राइजॉइड पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राइजॉइड्स हैं वो ऑब्लिक सेप्टा वाले होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। इसके पहले आपने रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास जहाँ पर भी राइजॉइड पढ़ा है वहाँ राइजॉइड यूनिसेलुलर होते थे, लेकिन यहाँ पर राइजॉइड मल्टी सेलुलर होते हैं। इसलिए इसका राइजॉइड खास इम्पॉर्टेंट है और इसके राइजॉइड में इस तरीके से तिरछे पट बनते हैं, इसी को ऑब्लिक सेप्टा बोला जाता है। इसके बाद लीव्स आर अरेंज इन 3 to 8 फिलोटैक्सी। इसकी पत्तियां जो है पूछा जाएगा कि किस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं, तो 3 और 8 के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, उसका अगर टीएस काट करके स्टडी किया जाए तो इसके एपिडर्मिस में ना तो कोई पोर दिखता है और ना किसी प्रकार का स्टोमेटा दिखता है। मतलब कि यहाँ पर तना टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है।
बीच में कार्टेक्स होता है और सेंटर में यहाँ पर एक सेंट्रल सिलेंडर पाया जाता है। चूँकि ब्रायोफाइटा में जो कंडक्टिंग बंडल्स होते हैं, वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ एक पाइप नुमा संरचना पाई जाती है जिसे सेंट्रल सिलेंडर कहते हैं और यही वाटर के कंडक्शन में मदद करती है। रिप्रोडक्शन, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहला है बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्राइमरी प्रोटोनिमा। तो यहाँ पर जब स्पोर जर्मिनेट करते हैं तो एक प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है और वही प्राइमरी प्रोटोनिमा अगर कई पार्टों में टूट जाता है तो प्रत्येक पार्ट एक नया प्लांट बना लेता है। इसके बाद जेमी और बुलबिल्स से भी थोड़ा बहुत यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसके बाद अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो प्लांट होता है ये आटोसियस होता है। आटोसियस का मतलब है कि एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स बनते हैं लेकिन वो अलग अलग ब्रांचों पर बनते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन्स बियर ऑन द सेम प्लांट बट ऑन डिफरेंट ब्रांचेज। एक ही प्लांट पर होते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांच पर पाए जाते हैं। इसी कंडीशन को आटोसियस कंडीशन बोला जाता है। इसका प्लांट प्रोटेंड्रस होता है। प्रोटेंड्रस का मतलब है कि जब मेल और फीमेल सेक्स आर्गन्स एक ही पौधे पर होते हैं तो यहाँ पर मेल सेक्स आर्गन्स पहले मैच्योर हो जाएगा और फीमेल सेक्स आर्गन्स बाद में मैच्योर होता है। इसी कंडीशन को प्रोटेंड्रस कंडीशन बोला जाता है। इसलिए इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब एक प्लांट पर दोनों एक साथ मैच्योर नहीं होंगे तो यहाँ पर सेल्फ क्रॉस नहीं होता है, इसलिए हमेशा इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलता है। इसकी जो मेल ब्रांच होती है उस मेल ब्रांच को हम एंथ्रीडियोफोर के नाम से जानते हैं। इस एंथ्रीडियोफोर में दो पार्ट होता है, एक एंथ्रीडिया होता है और दूसरा है पैराफाइसिस। एंथ्रीडिया के बीच बीच में कुछ ब्रांचें निकली होती हैं, उन्हीं ब्रांचों को पैराफाइसिस कहते हैं। और ये एंथ्रीडिया कुछ विशेष पत्तीनुमा संरचनाओं से घिरे होते हैं। इन पत्ती को पेरिगोनियम कहा जाता है। यहाँ से एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि एंथ्रीडिया जिन पत्तियों से घिरा होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें पेरिगोनियम कहा जाता है। इस एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और ये एंथ्रोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं। ब्रायोफाइटा में जहाँ पर भी आपने देखा है एंथ्रोजॉइड सभी जगह पर बाइफ्लैजिलेट ही होते हैं। इसके बाद आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जिन पत्तियों से घिरा होता है उन्हें पेरीचीटियम कहा जाता है। तो यहाँ से पेरिगोनियम और पेरीचीटियम दोनों ध्यान रखिएगा कि पेरिगोनियम वे पत्तियाँ होती हैं जो एंथ्रीडिया को घेरे रहती हैं और पेरीचीटियम वे पत्तियाँ होती हैं जो कि आर्चिगोनिया को घेरे रहती हैं। इसके आर्चिगोनियम में एक वेंटर सेल होती है, इसके बाद वेंटर कैनाल सेल होगी, फिर नेक कैनाल सेल होती है और ऊपर कवर सेल्स होती हैं। यहाँ पर संख्या पूछी जाती है, कवर सेल की संख्या 4 होती है और नेक कैनाल सेल की संख्या 6 या उससे अधिक होती है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट बनता है। तो इसका स्पोरोफाइट भी 3 भागों में बटा है। नीचे का पार्ट फूट कहलाता है, बीच में सीटा होता है और सबसे ऊपर कैप्सूल होता है। इसके कैप्सूल के भी 3 पार्ट होते हैं, एपोफाइसिस, थीका और अपर्कुलम। इसके एपोफाइसिस में स्टोमेटा मौजूद होता है। ये पॉइंट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि फ्यूनेरिया के कैप्सूल के किस भाग में स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो एपोफाइसिस में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले स्टडी कर लेते हैं फिर हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। इसका जो थीका पार्ट होता है बीच वाला, यही पार्ट फर्टाइल होता है, अर्थात इसी में स्पोर बनते हैं। बाकी सभी पार्ट इसके स्टेराइल होते हैं। स्पोर सैक जो होता है या जो बीजाणुधानी होती है उसमें जो इनर
लेयर होती है वो सिंगल लेयर की बनी होती है। जो आउटर पार्ट होता है वो 2 से 3 लेयर का बना होता है। पेरिस्टोमियल टीथ की संख्या पूछी जाती है तो 32 पेरिस्टोमियल टीथ पाए जाते हैं। 16-16 के रो में अरेंज होते हैं। एक रो में 16 इनकी संख्या होती है तो 2 रो में अरेंज होते हैं। ये जो टीथ होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जो आउटर लेयर में टीथ पाए जाते हैं वे एक्सोस्टोम कहलाते हैं और ये रेड कलर के दिखते हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने की वजह से स्पोर के डाइजेशन में यही टीथ भाग लेते हैं, आउटर लेयर वाले टीथ। इनर लेयर वाले टीथ इंडोस्टोम कहलाते हैं। ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, इसलिए ये स्पोर डिस्पर्सल में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अगर थोड़ा सा गहराई से पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से टीथ स्पोर डिस्पर्सल में भाग लेते हैं, आउटर लेयर वाले या इनर लेयर वाले या फिर बोथ करके देगा। तो यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि केवल आउटर लेयर वाले जो टीथ होते हैं रेड कलर के होते हैं वही स्पोर डिस्पर्सल में हिस्सा लेते हैं। इसके जो स्पोर्स होते हैं उनका जीवन काल बहुत लंबा होता है। ये 8 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं, उसके बाद ये उगते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कैप्सूल का स्ट्रक्चर बना है। जो स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। तो नीचे एकदम फूट होता है, इसके बाद सीटा होता है, इसके बाद कैप्सूल होता है। तो यहाँ पर केवल कैप्सूल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैप्सूल में जो नीचे का पार्ट है इसे हम एपोफाइसिस कहते हैं, एपोफाइसिस कहते हैं। और इस एपोफाइसिस में आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर ये जो स्टोमेटा मौजूद है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैप्सूल के किस पार्ट में स्टोमेटा होते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा एपोफाइसिस में। जो बीच का इतना पार्ट है ये थीका कहलाता है और यही पार्ट इसमें फर्टाइल होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फ्यूनेरिया के कैप्सूल का कौन सा भाग फर्टाइल होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा थीका। और इसके ऊपर एक ढक्कन नुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपर कुलम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए अपर कुलम के नीचे यहाँ पर जो दांत की तरह संरचनाएं दिख रही हैं इन्हीं को पेरिस्टोम कहा जाता है। तो हमने बताया कि 32 इनकी संख्या होती है। 16-16 के 2 रो में अरेंज होते हैं। जो बाहर वाले टीथ होते हैं वो थोड़ा सा आकार में बड़े होते हैं, कलर में रेड होते हैं और हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं। तो स्पोर डिस्पर्सल में यही हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो स्पोर सैक है उसकी जो बाहर की दीवार है ये 1, 2, 3 1 से 3 लेयर की बनी होती है, जबकि अंदर की दीवार जो है ये केवल 1 लेयर की बनी होती है। बीच में यहाँ पर स्पोर मदर सेल्स होती हैं और एकदम सेंटर का पार्ट जो होता है ये कालुमेला होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कालुमेला स्टेराइल नेचर का होता है, अर्थात फर्टिलाइजेशन में या रिप्रोडक्शन में इसकी कोई भूमिका नहीं है। स्पोर फार्मेशन में कालुमेला की कोई भूमिका नहीं होती है। चूँकि थीका का पूरा रीजन कहा जाता है कि ये फर्टाइल होता है और थीका में ही कालुमेला भी आता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि थीका का कौन सा पार्ट है जो कि स्टेराइल होता है या कालुमेला कैसा होता है, फर्टाइल या स्टेराइल। तो कालुमेला यहाँ से स्टेराइल होता है। बाकी इस कालुमेला के चारों तरफ जो स्पोर मदर सेल्स बनती हैं यही यहाँ पर फर्टाइल होती हैं, इन्हीं में स्पोर बनते हैं। ये टीथ यहाँ से जब हाइग्रोस्कोपिक नेचर के हो जाते हैं तो ये खुल जाता है मुंह और ये स्पोर बाहर निकलते हैं और फिर जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्पोर सैक है और जो बाहर की कार्टेक्स है इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच बीच में यहाँ पे कुछ स्ट्रैंड हैं, सेल्स हैं, इनको ट्रेबिकुली के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक रफली डायग्राम के माध्यम से हमने फ्यूनेरिया के कैप्सूल को समझा कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। तो इस प्रकार से ब्रायोफाइटा एक तरीके से समाप्त हुआ, लेकिन ब्रायोफाइटा का हम सोच रहे हैं कि कल एक और वीडियो बनाते हैं जिसमें इसका कंपैरेटिव स्टडी देते हैं और कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल करते हैं जो कि परीक्षाओं में थोड़ा सा
कठिन स्तर के माने जाते हैं। तो एक और वीडियो ब्रायोफाइटा का बनेगा, इसके बाद ब्रायोफाइटा समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग टेरिडोफाइटा का स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।